जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेंटर के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और इस सेशन को जिसमें हम लोग 16वें वर्ग के तत्व का अध्ययन करते हैं, इसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि संपर्क विधि द्वारा गंधकाम्ल अर्थात H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं, जो कि आपके सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया था और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग लेकिन इससे पहले जो हम लोग किए फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, हम आपको लेक्चर जो भेजे थे उसमें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो बताए थे उसको एक बार शॉर्ट में 2 मिनट में उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग पिछला जो लेक्चर था उसमें आप लोग देखे थे सबसे पहले 16वें वर्ग के तत्व के अंतर्गत कि ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम है, जो कि इसके 3 भाग के रूप में इसके यौगिक जो बन रहे हैं हाइड्राइड, ऑक्साइड और हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्राइड देखे थे और हाइड्राइड के 2 गुण सबसे महत्वपूर्ण है, अम्लीय प्रबलता और अपचायक क्षमता। ये दोनों जो गुण हैं ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि बंध लंबाई बढ़ रहा था तो ये आसानी से हाइड्रोजन को त्याग कर रहा था, इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रबलता और अपचायक क्षमता दोनों बढ़ता है। इसके बाद हम लोग देखे थे इसका वियोजन एंथैल्पी और तापीय अस्थायित्व। अगर हम इन दोनों को देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर यह घटता है, क्योंकि बंध जितना ही मजबूत होगा वो बंध टूटने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, और ज़्यादा ऊर्जा लगेगा तो उसका वियोजन एंथैल्पी और तापीय अस्थायित्व तो बढ़ेगा। तो ऊपर वाला तत्व जो है सबसे ज़्यादा वियोजन एंथैल्पी उसका होगा और नीचे वाले का सबसे कम होगा, H2PO का। उस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखे थे कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस, क्योंकि H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। उसके बाद हम लोग ऑक्साइड देखे थे, तो ऑक्साइड में 2 क्षमताएं देखना, आक्सीकारक क्षमता और अपचायक क्षमता। आक्सीकारक क्षमता यानी कि जितना ही आसानी से ऑक्सीजन का त्याग होगा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगा। तो बंध लंबाई ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है तो नीचे वाले का आक्सीकारक क्षमता सबसे अधिक होगा। अपचायक क्षमता इसके उल्टा होता है, यानी कि इसका आक्सीकारक क्षमता सबसे अधिक है और इसका अपचायक क्षमता सबसे अधिक है। तो ये भी दोनों हम लोग पॉइंट देख लिए थे। इसके बाद हाइलाइड, और हाइलाइड में देखे थे कि SF6 पाया जाता है जबकि HCl6 नहीं पाया जाता है, क्योंकि SF6 जो है इसमें फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण इसके साथ त्रिविमीय संरचना के रूप में उपस्थित हो जाता है, जबकि क्लोरीन इसके साथ में उपस्थित नहीं हो पाता है। उसके बाद हम लोग ओजोन का डाइऑक्सीजन देखे थे कि डाइऑक्सीजन का निर्माण पोटेशियम क्लोरेट से किए। पोटेशियम क्लोरेट से जब इसका निर्माण किए तो जैसे ही अपघटित होता है KCl+O2 बनता है, धातु के ऑक्साइड से, जल के वैद्युत अपघटन से और प्रभाजी आसवन से। इसके बाद हम ऑक्सीजन के ये जो भौतिक गुण है कि ये अनुचुंबकीय होता है, ये जल में घुला हुआ है, 100 ml जल में 3.08, और ये 55 केल्विन ताप पर जम जाता है जबकि 90 केल्विन ताप पर द्रव अवस्था में है। इसके बाद इसके रासायनिक गुण हम लोग देखे थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण था कि ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर ठोस है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बंध बना लेता है तो केवल इसमें सिग्मा और पाई बंध होते हैं, जिस कारण से इसमें सहसंयोजक बंध की संख्या कम होता है, जबकि सल्फर जो है चक्रीय यौगिक बनाता है और उसमें सहसंयोजक बंध की संख्या अधिक होती है। इसके बाद हम लोग ओजोन देखे थे कि ओजोन का निर्माण हम लोग विसर्जन नलिका में जब ऑक्सीजन को रखते हैं, विसर्जन नलिका जिसमें वायु का दाब कम हो और उसमें उच्च वोल्टता है, तो ऑक्सीजन जो है O2 विघटित होकर यहाँ पर O3 का निर्माण करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि ओजोन एक अस्थाई है, क्यों? अस्थाई होने के कारण है कि यह स्वतः अपघटित होता है, जिस कारण से इसका डेल्टा G
गिब्स मुक्त ऊर्जा, और एंथैल्पी का मान ऋणात्मक है जबकि एंट्रोपी का मान धनात्मक है। ओजोन एक प्रबल आक्सीकारक है। ये आक्सीकारक क्यों है? क्योंकि ये आसानी से अपना ऑक्सीजन त्याग कर देता है। इसके बाद हम लोग ओजोन का मात्रात्मक आकलन हम लोग किए थे। मात्रात्मक आकलन के लिए ये एक फिगर था जिसमें हम बफर प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड लिए, उसमें ओजोन मिलाए तो उससे आयोडीन मुक्त हुआ, और जब आयोडीन मुक्त हुआ तो उसको हम Na2H2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेशन कराए तो हमें आयोडीन की मात्रा पता चला, और यही आयोडीन आपको ओजोन की मात्रा की जानकारी देता है, क्योंकि ओजोन जितना रहता है उसी के अनुसार आयोडीन मुक्त होता है। ये इसका हम लैंग्वेज भी बताए थे। और इसके बाद जो पॉइंट था वो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर था। तो सल्फर के दो अपरूप होते हैं, दो रूप हैं, अल्फा रूप में है और बीटा रूप में। तो अल्फा सल्फर जो होता है विषम लंबाच होता है, यानी ऑर्थोरोम्बिक का ये सब जो शर्त है ये आप ठोस अवस्था में देखे हुए थे। अब बीटा सल्फर एकंताच होता है। सल्फर का निर्माण भी बहुत इजी है। सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए तो SO2 बना, और जब किसी भी सल्फाइड अयस्क का जब भर्जन करते हैं, भर्जन आप क्रिया तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में आप किए हैं, निस्तापन भर्जन। तो जहाँ भी सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, जब उसको गर्म करते हैं तो SO2 गैस मुक्त होता है। और ये भौतिक गुण में देखे थे कि ये जल में आसानी से घुल जाता है, और यह रंगहीन और तीखे गंध वाला गैस है। SO2 का रासायनिक गुण देख रहे हैं। अब SO2 के रासायनिक गुण के अंतर्गत हम उसका दूसरा पेज ले रहे हैं। SO2 का रासायनिक गुण। SO2 के रासायनिक गुण के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे जल से अभिक्रिया। नंबर 1, जल से अभिक्रिया। जब SO2 की क्रिया हम जल से कराते हैं तो बहुत ही इजी रूप में सल्फ्यूरस अम्ल बन जाता है। SO2 बहुत आसानी से ये जल में घुलता है, और जब आसानी से घुलेगा तो सिंपल रूप से ये जुड़ जाता है। घुलने का कारण है कि ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है। घुल कर क्या बना लेता है? H2SO3। इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। सिंपल रूप से ये जुड़ा हुआ है। देखिए हाइड्रोजन 2 है और सल्फर ऑक्सीजन 2 और 1 3। सिंपल रूप से ये आपस में जुड़ गया है। उसके बाद है ये इसके तीनों अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण है। दूसरा है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया हम लोग देखेंगे, इस अभिक्रिया का उपयोग संपर्क विधि में भी हुआ है, इसलिए इसको ध्यान दें। सेकेंड स्टेप, और इसी पर पूरा अभिक्रिया निर्भर करता है। SO2 प्लस O2 ये आसानी से तो क्रिया नहीं करता है, लेकिन एक उत्प्रेरक का जब उपयोग करते हैं, वो उत्प्रेरक है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। V से वेनेडियम और ऑक्सीजन की संख्या 5 है तो इसको कहेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये सिंपल रूप से जुड़कर SO3 का निर्माण करता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 और 2 4 है, वहाँ पे 3 है। तो पहले सम संख्या में बदलने के लिए हम इसमें 2 से गुणा किए, और चूंकि सल्फर की संख्या 2 हो गया तो हम यहाँ पे गुणा किए। अब ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 6, यानी दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप है क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से
अभिक्रिया। यदि क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड, वो भी सिंपल रूप से वो जुड़ने के क्रम में होता है, SO2 प्लस Cl2। अब ये आपस में जुड़ेगा तो सूत्र क्या बनेगा, SO2Cl2, SO2Cl2, जिसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो ये थे इसके तीन जो है रासायनिक गुण। ये तीनों रासायनिक गुण, फर्स्ट हो गया जल से अभिक्रिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और सेकंड हो गया ऑक्सीजन से अभिक्रिया, और थर्ड हो गया क्लोरीन से अभिक्रिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि SO2 एक अपचायक गुण के कारण यह विरंजन क्रिया करता है। विरंजन का मतलब जो रंगीन पदार्थ है, रंगीन वस्त्र है, चाहे रंगीन कपड़ा कोई भी हो, उसको ये रंगहीन में बदलता है, और ओजोन भी एक कार्य करता है। तो एक क्वेश्चन हो जाता है कि SO2 तथा ओजोन यानी O3 के विरंजन गुण, विरंजन का मतलब हो गया रंगीन पदार्थ को रंगहीन में बदलना, विरंजन गुण में अंतर बतावें, देखिए सबसे पहले इसको हम दो भाग में कर ले रहे हैं। ये है SO2 और इधर ओजोन, दोनों विरंजन करता है। दोनों विरंजन करने का मतलब रंगीन पदार्थ को रंगहीन में बदलता है, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि ये अपचायक क्षमता के कारण, अपचायक गुण के कारण, नमी की उपस्थिति में ही, यानी जल थोड़ा सा रहेगा तो ये सल्फ्यूरस अम्ल बना लेगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनाकर ये रंगीन पदार्थ को रंगहीन में बदल देता है। अर्थात SO2 नमी की उपस्थिति में अपने अपचायक इस अपचायक गुण के कारण विरंजन यानी रंगीन पदार्थ को रंगहीन में विरंजन गुण को दर्शाता है। इसमें महत्वपूर्ण है कि अपचायक गुण के कारण जो भी विरंजन क्रिया होती है वो अस्थायी होती है। अब ये कैसे गुण दर्शाया है, SO2 नमी की उपस्थिति में यानी H2O की उपस्थिति में ये H2SO3 बना लेता है, H2SO3 जो है सल्फ्यूरस अम्ल है, और यही सल्फ्यूरस अम्ल जो है रंगीन वस्त्र, रंगीन कपड़ा या रंगीन वस्त्र, रंगीन पदार्थ कर दे रहे हैं। अगर ये H2SO3 रहे तो ये इसको अपचयित कर देता है, तो ये अपचायक की भांति व्यवहार करता है, और ये जो रंगीन है वो रंगहीन में बदल जाता है। तो यहाँ पे SO2 पहले H2SO3 में आसानी से बदल जाता है जल में घुलकर, और वही इसे रंगहीन में बदल देता है, जो कि अपचायक क्षमता के कारण हो रहा है। जबकि ओजोन जो है, ओजोन अपने ऑक्सीकारक गुण के कारण,
देखिए सबसे बड़ा अंतर तो यही आ गया कि SO2 अपचायक था, ये ऑक्सीकारक गुण के कारण विरंजन गुण को दर्शाता है, विरंजन गुण को दर्शाता है। यानी कि जो O3 है ये O2 और नवजात ऑक्सीजन का मतलब हो गया वे एक्टिव है, नवजात ऑक्सीजन ये क्रिया करने के लिए हमेशा तैयार है। और ये नवजात ऑक्सीजन ही रंगीन वस्त्र या रंगीन पदार्थ को, ये नवजात ऑक्सीजन हुआ इसको रंगहीन में बदल देता है। अब जो भी ऑक्सीकारक गुण के कारण यदि विरंजन क्रिया हो तो वो अस्थाई हो जाता है, यानी कि फिर से वो कलर वापस नहीं आता है। लेकिन SO2 के द्वारा जो हुआ है अपचायक गुण के कारण हुआ है, तो इसको ऑक्सीजन थोड़ा सा भी मिलेगा, जैसे ही वो नमी हटेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके फिर से वो ऑक्सीकृत हो जाता है और रंगीन जो रंगहीन हुआ था फिर से वो रंगीन में बदल जाता है। जादूगर अक्सर इसका उपयोग करते हैं, जो गुलाब चाहे फूल को पहले अपने हाथों में ही उनकी नमी होती है उसमें SO2 लगा होता है, जैसे ही उसको क्रिया कराते हैं वो रंगहीन हो जाता है। थोड़ा सा इसको बात करते हुए आपको अलग से भुलवाए रहते हैं, और फिर जब वो धीरे से जैसे ही वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है उस प्रकार से वो फिर से ज्यों कहते हैं वही कलर वापस भी आ जाता है। तो SO2 का उपयोग जादूगर के द्वारा भी किया जाता है क्योंकि वो अस्थाई विरंजन के गुण को दर्शाया है। तो दूसरा अंतर हो जाएगा SO2 के द्वारा विरंजन क्रिया अस्थाई होता है, जबकि ओजोन के द्वारा विरंजन क्रिया अस्थाई होता है, तो ये दो अंतर हैं। इन दोनों अंतर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला तक ये ओजोन और SO2 का है, दूसरा अंतर है कि ये अस्थाई है और दूसरा वो अस्थाई है। इसके बाद हम लोग को देखना है सल्फर के ऑक्सी अम्ल, सल्फर के ऑक्सी अम्ल। सल्फर के ऑक्सी अम्ल, देखिए पहले तो आपको सूत्र आसानी से ध्यान करा दें कि कौन सा सल्फर के ऑक्सी अम्ल कौन कौन है। तो देखिए ये जो बनाते हैं ऑक्सी अम्ल, पहला है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, उसके बाद है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO5। बहुत आसानी से देखिए, केवल ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रहा है 3, 4, 5। उसके अलावा है ओलियम H2H2O7। देखिए यही दो सूत्र अलग हुआ, इसका नाम है ओलियम, इसका उपयोग संपर्क विधि में होने वाला है ओलियम का H2H2O7।
यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 7 है, सल्फर की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की भी संख्या, हाइड्रोजन तो सब में 2 रहेगा। उसके अलावा जो एक है H2H2O8 7I8 वो एक ही रूप में है, H2H2 दोनों में है। इसको कहते हैं पराक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसके संरचना के लिए, इसकी संरचना और इन सब का एक कॉमन पॉइंट ध्यान रख लीजिए शुरुआत में ही। इन सब का जो है, चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑक्सीजन से जुड़कर ये सब OH बंध की संख्या इसमें 2 होगा, तो ये सब द्विक्षारकीय हैं, यानी डाई बेसिक हैं। इन सब का संकरण भी आपका आता है sp3, और केवल इसको छोड़ दिया जाए तो सबका ऑक्सीकरण भी संख्या +6 आता है। लेकिन हम लोग एक एक करके विस्तृत भी हम लोग देख रहे हैं। चलिए, सबसे पहले है नंबर 1 H2SO3। H2SO3 जो है इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल की अगर हम संरचना बनाएं तो सल्फर, या चूंकि ऑक्सीजन की संख्या 3 ही है तो यही मात्र एक ऐसा है कि यहाँ पे सल्फर 4 बंध बनाएगा केवल। तो 4 बंध किस रूप में बनाएगा? ये डबल बंध के द्वारा जुड़ा है और ये 2 सिंगल बंध के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किए, और बाकी के जो 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन रखना है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो यहाँ पे सल्फर देख, ऑक्सीकरण संख्या कहीं ना कहीं बंध को दर्शाता है कि जितना बंध होता है, अगर संरचना आपको पता है तो सल्फर का आप इस संरचना में देखेंगे कि सल्फर यहाँ पे मैक्सिमम 4 बंध बनाया है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या 4 आएगा। चूंकि 2 OH है, OH की संख्या ये एक है और एक ये है, तो ये द्विक्षारकीय होगा। द्विक्षारकीय का मतलब डाई बेसिक या डाई प्रोटॉनिक। यहाँ पे एक में लिख देते हैं ये डाई बेसिक। डाई बेसिक क्यों है? इसमें डाई बेसिक कैसे पहचान में? क्योंकि इसमें 2 OH की संख्या, 2 OH है। 2 OH रहेगा तो डाई बेसिक, एक रहता तो मोनो बेसिक यानी एक क्षारकीय। तो और इसका जब संकरण ज्ञात करते हैं, संकरण ज्ञात करने की कई विधि, एक विधि आप लोगों को क्लास में भी बताए हैं, जिसके तहत हम इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जोड़कर उसमें यदि 9 से 56 तक है तो 8 से भाग देते हैं, और 8 से भाग देने के बाद संकरण संख्या निकालते हैं जिसमें भागफल प्लस शेष बटे में 2, और उस संकरण संख्या से संकरण निकलता है। तो जितने भी सल्फर के ऑक्सी अम्ल हैं उनका संकरण फिक्स यहाँ पे आया है sp3। सबका जितने भी हम लोग ज्ञात करेंगे सबका संकरण sp3 आएगा। और साथ ही साथ अगर इसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ऐसे तो पता चल रहा है कि सल्फर 4 बंध बनाया है तो 4 ही आया है, 4 इसका ऑक्सीकरण संख्या है तभी 4 बंध बनाया है। तो देखें H2SO3 अगर आप एक निकाल लीजिए, इसलिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 × 2, और यहाँ पे सल्फर का करेंगे तो x, और यहाँ पे ऑक्सीजन का करें तो -2 × 3 बराबर 0। तो ये हो गया 2 + x - 6 बराबर 0, और x - 4 बराबर 0, तो x बराबर +4। 2 स्थितियां होती हैं, या तो आप इस रूप में निकाल लें, नहीं तो ये बंध गिनकर भी आप बता सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो ये हो गया
सल्फ्यूरस अम्ल। दूसरा है H2SO3, तो हम लोग देख लिए। दूसरा H2SO4, H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना अगर देखें तो अब जो भी है ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 6 आएगा। 4 दूना 8, 8 में से 2 कम कर दिए तो 6, यानी सल्फर अब जो है 6 बंध बनाएगा। यहाँ पे अगर सूत्र से देख लेते कि कितना बंध बनाएगा तो 3 दूना 6, 6 में से ये 2 कम हो जाएगा 4, तो ये बता देगा कि सल्फर कितना बंध बनाएगा। लेकिन इसमें सल्फर 4 दूना 8, 8 में से 2 कम किए तो 6, यानी कि यहाँ पर सल्फर जो है 6 बंध बनाने वाला है। तो 6 बंध हम किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे? 2, 2 4, 1 5, 1 6। अगर बंध न पता हो तो आप ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाल कर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे H2SO4 में आप सभी ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो जानते ही हैं। अगर सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या इस सूत्र में देखेंगे तो 6 है, यानी कि ये 6 बंध बनाएगा। ऑक्सीकरण संख्या वो बंध को ही दर्शाता है। अब इसके ऑक्सीजन को रखेंगे तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, 2 और 2 यहाँ पे रखे, 2 और 2 4। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे बंध नहीं पूरा हुआ है, तो इसी के साथ में क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब 2 हाइड्रोजन जुड़ा, यानी OH अगर देखा जाए तो एक ये है और एक ये है, तो 2 OH हो गया। तो ये क्या होगा? द्विक्षारकीय, द्विक्षारकीय। संकरण ज्ञात करेंगे H2SO4 का तो ये आएगा sp3। संकरण में अगर किसी का क्लास छूटा हो तो थोड़ा सा हम यहाँ पर अलग से ज्ञात कर देते हैं। अगर आप देखेंगे H2SO4 में तो यहाँ ऐसे सबका sp3 आएगा, लेकिन एक साइड में sp3 किस प्रकार से हुआ है थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन इसमें 2 है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, सल्फर का 16 है, ऑक्सीजन का 8 है परमाणु संख्या। अब इसको तोड़ेंगे तो ये इसके बाह्यतम कोश में 1 ही होगा, इसके भी बाह्यतम कोश में 1 होगा। 16 को तोड़ेंगे तो 2 8 6 और 8 को तोड़ेंगे तो 2 6 और इसका भी 2 6। अब इसको आप जोड़ेंगे, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, तो 6 12 18 24 टोटल आएगा 32। अब ये 32 आया तो नियम कहता है कि यदि 2 से 8 तक ये अंक आए तो इसमें हमें 2 से भाग देना है, और 9 से 56 तक है तो हमें इसे 8 से भाग देना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने से भाग दिया जाएगा? 8 से। अब 8 से भाग दिए तो 8 चौका 32, यहाँ पे 0। अब इस दृष्टिकोण से यदि हम संकरण संख्या निकालें, इसका संकरण संख्या, तो संकरण संख्या बराबर होता है भागफल, भागफल प्लस शेष बटे में 2। तो भागफल हमारा यहाँ पे आया है 4 प्लस 0 बटे में 2, तो टोटल हमारा 4 ही रह जाएगा। अब 4 आता है, 4 जब आया, संकरण संख्या इत्यादि जब पता ही चल गया, तो जैसे अगर ये संकरण संख्या 2 आता है तो 2 कक्ष भाग लिया, S का एक P का। आपको पता है कि S जो उपकक्ष होता है उसमें 1 कक्षक होते हैं, अब P जो उपकक्ष है इसमें 3 कक्षक होते हैं। तो SP में एक S का लिया है, एक P का लिया है। अगर यही 3 रहता तो एक S का और 2 P का लिया है, तो SP2। अगर 4 है
यहाँ पे आप देखिए जैसे 4 आया है, तो एक एस का तो एक ही हो सकता है, लेकिन पी के मैक्सिमम 3 तक होगा, तो sp3। लेकिन अब इससे आगे बढ़ेगा तो पी नहीं बढ़ेगा, इसके बाद डी आ जाता है, तो 5 होगा तो ये हो जाएगा sp3d। 6 हुआ तो sp3d2। 7 हुआ तो sp3d3। तो इस प्रकार से संकर्ण ज्ञात करते हैं। अगर किसी का क्लास में छूटा है तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर H2SO4 का कहीं साइड में निकाल लीजिएगा, और नहीं अगर आप लोग पहले से नोट्स पे किए हैं तो कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो संकरण हम लोग देखें, इसका संकरण आया sp3। आक्सीकरण संख्या तो आप एक मैं बताया हूँ उस तरीके से निकालेंगे, तो इसका आक्सीकरण संख्या आएगा +6, क्योंकि ये यहाँ पे या तो पहले आक्सीकरण संख्या निकाल कर बनाएं, और नहीं तो अगर संरचना ध्यान है तो उसके आधार पे डायरेक्ट भी बंद को गिनकर लिख सकते हैं। तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद जो तीसरा है वो है H2SO5। अगर इसका हम लोग देखें तो इसका नाम है पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। मोनो का मतलब होता है एक सल्फर है, इसलिए मोनो शब्द दिया गया, पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब पराक्सी क्यों नाम पड़ा है? पराक्सी बंध होता है, यदि ऑक्सीजन सिंगल बंध द्वारा इस रूप में जुड़ा हो तो यह बंध पराक्सी बंध कहलाता है, यानी कि कहीं ना कहीं 2 ऑक्सीजन इसमें साथ में जुड़ा मिलेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के ही समान ये 6 बंध सल्फर बनाया, 2 2 4 1 5 1 6। अब 6 बंध बनाया, अगर इस पर हम ऑक्सीजन रखें तो 1 2 3 4, लेकिन एक ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है अभी, तो जो ज़्यादा है बंध बनाने से वो किसी भी इन दोनों में से किसी के साथ भी एक ऑक्सीजन को हम लोग रख दिए। अब देखिए H2SO5 तो हो गया, लेकिन अगर हाइड्रोजन को भी रखना है तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। तो इस रूप में देखा जाए OH की संख्या तो उतना ही है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, लेकिन ये जो पराक्सी बंध बना यहाँ पे अब इन दोनों ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सीकरण संख्या जो होता है -2 नहीं लेंगे, इसका भी माइनस। अब ऑक्सीकरण संख्या अगर देखेंगे तो इसका -1 इसका भी -1, और इसके अलावा जो है ये हो गया -2 और ये भी हो गया -2। इसके अलावा सब ऑक्सीजन -2 को दर्शाएंगे, तो आप जोड़ेंगे ना तो इन दोनों को मिलाकर -2 रखना है, क्योंकि ये पराक्सी जहाँ बंध बनता है वहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, और जब सुपर ऑक्साइड बनाता है तो वहाँ पे हाफ -1/2 भी हो जाता है। सुपर ऑक्साइड का जैसे उदाहरण है KO2, लेकिन वो अलग है। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो 1 2 ये दोनों मिलकर खुद एक ऑक्सीजन का काम कर रहा है, तो सेम वैसे ही आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के समान इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 2 4 2 6, ये दोनों को जोड़े तो 8 -8, और चूँकि हाइड्रोजन का प्लस में होता है +1 +1, तो ये -8 और 2 1 कम कर दिए तो -6 हुआ, और फिर इसका ऑक्सीकरण संख्या बस निकालते समय ध्यान रखना है कि 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 है, और 3 का जो है -2 है, और इस रूप में इसका ऑक्सीकरण संख्या देखा जाए तो +6 ही आएगा। इसमें 2 OH है तो ये है द्विक्षारकीय। संकरण देखा जाए तो sp3, और इसका ऑक्सीकरण संख्या
अगर हम ज्ञात करके दिखाएं H2SO5 है, तो O3 का जो है एक साथ हम कर दे रहे हैं। 3 का चूंकि -2 हमें रखना है, आइए 2 मिलकर पराक्सी बंध बनाया है तो O2 कर दिए, O3 या O2 मिलकर O5 हो जाएगा। अब अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +1 × 2, इसका रख दिए x, इसका रखेंगे तो -2 × 3 अब प्लस, इन दोनों को मिला, इन दोनों का रखना है -1 × 2 बराबर 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर +6 आएगा। H2O7, इसका नाम है ओलियम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। क्यों पूछा है? क्योंकि संपर्क विधि में इसका उपयोग सूत्र ये आ जाता है। अगर ओलियम की हम संरचना बनाएं तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 2 सल्फर है और सल्फर अधिकतम 6 ही बंध बना सकता है, तो 2, 2, 4, 1, 5, चूंकि आगे इससे जुड़ना है तो 1 मैं रख दिया 6। उसी प्रकार से इसका भी किए 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6। अब ऑक्सीजन को यदि रखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बीच में 1 हो गया 7। इस प्रकार से यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और ये यहाँ भी हाइड्रोजन, तो इसकी जो चूंकि 2 OH है तो ये द्विक्षारकीय हो गया। संकरण इसका निकालते हैं तो sp3 और ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो +6। चूँकि यहाँ पर सल्फर 6 बंध बनाया है, आप निकालेंगे तो यहाँ पे H2 है तो 2x होगा। उसी रूप में यहाँ पे कोई पराक्सी बंध नहीं बना है तो आप सबका -2 ही रखेंगे। और एक लास्ट है H2S2O8, जिसका नाम है पराक्सी, यानी इसमें भी पराक्सी बंध बन रहा है। पराक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसकी संरचना हम लोग रखेंगे तो जैसे ओलियम का था 2, 2, 4, 1, 5, 1 इधर 6, इसका भी अगर रखें तो 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6। अब इसके ऑक्सीजन को यदि हम रखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन 2 ऑक्सीजन रखना है तो अब एक यहाँ पे रखे, एक इसका रखे, और ये भी आपस में बीच में बंध बनाया है। तो देखिए यहाँ पे पराक्सी बंध हो गया, तो इसका भी -1 इसका भी -1। तो ये 2 को आप हटाते हुए जैसे उसका ऑक्सीकरण संख्या निकाले थे इसका भी निकालेंगे तो +6 ही आएगा। चूँकि हाँ, ये भी हाइड्रोजन से एक जुड़ेगा और ये भी हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो ये जो दोनों ये भी हुआ द्विक्षारकीय संकरण हो गया sp3, और जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा +6। तो ये 5। अब जो इस लेक्चर के प्रारंभ में कहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस प्रकार से H2SO4 जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके निर्माण जो किया जाता है, बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि संपर्क विधि द्वारा कैसे करते हैं। 5 नंबर में आपका क्वेश्चन है ये, बोर्ड मॉडल संपर्क विधि एक बार इसी का इंग्लिश नाम को हिंदी में लिखकर पूछ दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में हिंदी नाम में पूछा और बच्चे उस दौरान उस साल कॉन्टैक्ट विधि नहीं पकड़ पाए कि संपर्क विधि को ही कहा जा रहा है।
तो हिंदी में भी लिखकर पूछ देगा कांटेक्ट विधि। कांटेक्ट विधि द्वारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या एक बार अलग नाम से गंधकाम्ल बनाने की प्रक्रिया को बतावें। तो देखिए, पहले एग्जाम के लिए जब उस दौरान भी इसमें 4 चरण है, चारों स्टेप के रिएक्शन को ध्यान रखना है। तो बहुत इजी रिएक्शन है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा पहले चारों को आप देख लीजिए ताकि आप लिखने के एक प्रारूप बना रहे। सबसे पहले इसमें सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जुड़ता है, जो कि आप पहले भी रिएक्शन देखे हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के। SO2 बनता है। जब SO2 जो दूसरा चरण है इसकी भी क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, जो कि ये भी रिएक्शन पहले आ चुका है, लेकिन इसके लिए उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं, V2O5। जब V2O5 लिए तो यहाँ पे बनता है SO3। संतुलित करने के लिए आपको अभी इसी लेक्चर में दिए थे कि दोनों तरफ 2 से गुणा कर देने पर ये बराबर हो जाता है। लेकिन जो थर्ड स्टेप है उसको ध्यान देना है। SO3 जो है इसकी क्रिया H2SO4 से ही कराते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आपके मन में आएगा कि जब H2SO4 का निर्माण करना है तो हम H2SO4 लाएंगे कहाँ से। तो जैसे आप देखते हैं कि घरों में चाहे ऐसे दुकानदार जो हैं उनका पनीर बनाने का जो कार्य चलता है, वो पहले से पनीर का पानी, अच्छा पनीर उनको बनाना है तो पहले से पनीर के पानी को रखे रहते हैं। फिर जब दूध को फाड़ना होता है तो उसी पनीर के पानी का इस्तेमाल करते हुए फिर से एक अच्छे प्रारूप में पनीर के लिए दूध को फाड़ते हैं। उसी प्रकार से औद्योगिक स्तर पे अगर H2SO4 बनाना होता है तो पहले से H2SO4 थोड़ा सा बचा के रखना होता है और उसी की क्रिया हम इसे यहाँ पर कराते हैं। लेकिन अभी भी मन में प्रश्न आएगा कि पहले जो प्रारंभिक अवस्था में H2SO4 नहीं है, कहीं नहीं है, तो उसको पहली बार कैसे बनाया गया था। तो पहली बार लेड चैम्बर विधि से बनाते हैं। चूँकि उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, वो पूरा चैम्बर बनाने में ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा औद्योगिक स्तर पे उसको बनाना सक्षम कोई नहीं हो पाता है। लेकिन जब पहली बार बनाया गया था तो लेड चैम्बर विधि से, उसको भी हम लोग देखेंगे। वो रिएक्शन के रूप में वो और आसान है, लेकिन इसमें हम अभी क्रिया कराए सबसे पहले H2SO4 से। और जब H2SO4 से कराते हैं ना तो आप इसके साथ में केवल जोड़ दीजिए, देखिए ओलियम बन जाएगा। तो पहले हम हाइड्रोजन ही लिखेंगे H2, सल्फर को जोड़िए तो सल्फर कितना हो गया 2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो 4 और 3 7, ओलियम बन गया। अब फिर जो ये ओलियम है H2H2O7, इसकी क्रिया केवल जल से करा देते हैं H2O से। तो जो H2SO4 जितना लगाए हैं उसके डबल बल की H2SO4 मिल जाता है। अगर हम देखिए 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, 1 ऑक्सीजन बढ़ गया, तो यहाँ पर H2SO4 ही बनता है। और H2SO4 के कितने अणु 2, जबकि लगाए कितना है 1। डबल मुनाफा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जितना लगाए उसके डबल यहाँ पे हो जा रहा है। ऑक्सीजन की संख्या आप देखेंगे तो 7 1 8, हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 4, तो वहाँ भी हो गया है। सब कुछ इस रूप में संतुलित है। तो ये चारों स्टेप को ही यहाँ पर हम एक एक करके वर्णन कर देंगे। किस प्रकार से, ध्यान दें। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, संपर्क विधि द्वारा
विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण निम्न चार चरण में होता है। प्रथम चरण में यदि देखा जाए तो क्या करना है कि सल्फर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो SO2 का निर्माण होता है। इस चरण में सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो SO2 का निर्माण होता है। रिएक्शन आपको ध्यान हो गया होगा, नहीं तो रिएक्शन को ही ध्यान रखकर ये लैंग्वेज आप बना सकते हैं। S+O2 और इधर सिंपल से क्या बना SO2। ये प्रथम चरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा चरण, दूसरे चरण में हम क्या करते हैं कि SO2 की अभिक्रिया O2 से वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक पेंटाऑक्साइड यानी V2O5। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है कि संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा V2O5। पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो SO3 का निर्माण होता है। अब यहाँ पर चूंकि SO2 से ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। आप पिछले में देखे थे कि ऑक्सीजन जब क्रिया करता है, चाहे दहन अभिक्रिया हो चाहे कोई, सामान्यतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है। तो उससे एक इसका शर्त भी मिलेगा। इसमें उत्प्रेरक कौन सा लिए? V2O5। तो यहाँ पे बना क्या? SO3। संतुलित करने के लिए हमने इसमें 2 से गुणा किया और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा ही सबसे महत्वपूर्ण इसमें उत्प्रेरक उपयोग हुआ है। इसके लिए शर्त क्या होगा कि ये SO3 आसानी पूर्वक बने। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्रिया किया है, तो ऑक्सीजन ऊष्माक्षेपी रूप में अब सामान्यतः अभिक्रिया करता है। तो ऊष्माक्षेपी है तो हमें यहाँ पर निम्न ताप कैसा लेना होगा? निम्न ताप। और दाब, आयतन देखिए इधर आयतन कितना है? 2 व 1 3। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 2 व 1 3, जबकि इधर 2 है
तो आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब आयतन घटता है तो हमें उच्च दाब लेना होता है, उच्च दाब। जैसा हैबर विधि का शर्त था वैसा इसका भी है। और इसमें हम उत्प्रेरक कौन सा ले रहे हैं, उत्प्रेरक जो है वो है V2O5। इसके बाद ये तो हो गया दूसरा चरण। ये दूसरा चरण का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरे चरण का यहाँ से। उसके बाद है तीसरा चरण में, तीसरा चरण। इस तीसरे चरण में हम SO2 की अभिक्रिया, इस चरण में SO2 की अभिक्रिया, SO3 है। यहाँ पर जो उत्पाद बना है दूसरे चरण का वो क्या है, SO3 की अभिक्रिया, H2SO4 से कराते हैं, जिससे ओलियम का निर्माण होता है, अब यदि ओलियम की बात किया गया, ये मैं बताया कि H2SO4 तो बनाना है, लेकिन H2SO4 हमने लगाया कहाँ से, तो पहले से जो बचा हुआ H2SO4 है उसी का उपयोग करते हैं। उसको बचा के रखना होता है, नहीं तो बाहर खरीदना पड़ता है। अब प्रथम बार बना तो लेड चैम्बर विधि से बनाया गया था। तो इस अभिक्रिया को यदि देखा जाए तो SO3 प्लस H2SO4 ये दोनों क्रिया करके ओलियम H2H2O7 सिंपल रूप से जुड़ा हुआ है। आप इस सूत्र के साथ में इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो बना यही क्या कहलाया, ओलियम। इसीलिए ओलियम का सूत्र आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा हुआ है। तो ये हो गया तीसरा चरण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और चौथा चरण, इस चौथे चरण में हम ओलियम की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें H2SO4 प्राप्त होता है, SO4 प्राप्त होता है। H2SO4 प्राप्त होता है। तो सिंपल सा इसका भी रिएक्शन H2H2O7, इसकी क्रिया हम H2O से कराए तो हाइड्रोजन भी डबल हो गया, ऑक्सीजन की भी संख्या बढ़कर 7 और 1 8 हो जाएगा। तो H2SO4 के 2 अणु बन जाते हैं, 2H2SO4। अब जैसे ही H2SO4 बना, अब क्वेश्चन में एक बार ये भी पूछा है कि जब बनाए तो इसकी जांच कैसे करेंगे कि हम H2SO4 ही बनाए हैं। तो यहाँ पर सल्फेट आयन की जांच, सल्फेट आयन यानी SO4 की जांच, ये 5 नंबर के ही क्वेश्चन में इसको ऐड किया हुआ है।
तो इसकी जांच करने के लिए हम बेरियम क्लोराइड की क्रिया इससे कराते हैं, BaCl2। इसका नाम मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा अलग, बेरियम क्लोराइड। इसकी क्रिया हम H2SO4 से कराते हैं। जब H2SO4 से कराया गया है तो ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना लेता है। ये जब टूटेगा तो देखिए बेरियम दूसरे वर्ग का तत्व है, तो इस पर डबल प्लस चार्ज, आज 2 क्लोरीन है तो 2Cl-। ये जब अलग होगा तो 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। तो देखिए ये बेरियम जो है सल्फर के साथ जुड़कर यहाँ पर बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप बनने लगेगा। जैसे ही अवक्षेप का मतलब हुआ कि आप जैसे ही इसको मिलाएंगे बीकर में लेकर चाहे कोनिकल फ्लास्क में लेकर, तो वो नीचे अवक्षेप, जैसे दूध फटता है तो दूध फटने के बाद जैसे उसका जो छेना है वो अवक्षेप है, उसी प्रकार में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनने लगेगा और साथ में ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2HCl। तो यदि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना, नहीं तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है। तो आपको सल्फेट आयन की जांच चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल की जांच के लिए ये पूछा गया है, तो आप इस रिएक्शन को दर्शा लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, आप यहाँ तक पहले कंप्लीट रखिएगा। ये पूरे संपर्क विधि का ये पार्ट है और यहाँ तक अच्छे से नोट्स पर भी बना लीजिएगा। थैंक यू।